अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में जो हम हस्ब मामूल हर संडे को क्वेश्चन और आंसर का सेशन करते हैं, उसके साथ साथ जो फ्रांस में 25 तारीख को नए इमिग्रेशन कवानीन पास होने जा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ। सबसे पहले तो सवालात की तरफ आते हैं। काफ़ी सवालात इकट्ठे हुए थे, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि अलहदा से भी मैं उनके जवाब दे दूँ फ़र्दन फ़र्दन। तो मजमूई तौर पे भी इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा उन सवालात के बारे में बात कर लेता हूँ। एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है, सर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाएं और कैसे? मैं फ़्रांस में अजाइलम लिया हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनका अजाइलम पास हो चुका है और ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जिसको तित्ख़ दे वयाज भी बोलते हैं। उसको बाज़ लोग गलत इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए यूएन पासपोर्ट भी कहते हैं। जी नहीं, ये यूएनओ का पासपोर्ट नहीं होता। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिसको फ़्रेंच में तिtre de voyage कहते हैं, और ये वो अफराद जिनको प्रोटेक्शन सब्सिडायर या रिफ्यूजी स्टेटस मिला होता है, वो ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क से पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकते होते हैं। तो इसका जो तरीकाकार है, ये ऑनलाइन है। ये वेबसाइट है एडमिनिस्ट्रेशन des étrangers en France, ANEF.gouv.fr ये वेबसाइट है। उसका लिंक मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके और तिtre de voyage अप्लाई कर सकते हैं या ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फ़ोटो चाहिए होगा, उसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए होगा अपना, और प्रूफ ऑब्वियसली अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो तभी आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकेंगे। आपको डोमिसाइल, कि आपका एड्रेस क्या है, वो उसका प्रूफ चाहिए होगा, और उसके साथ साथ आपको ई फ़ोटो चाहिए होगा। आपसे ओफ्रा का बर्थ सर्टिफिकेट भी उसके ऊपर वो मांग सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं मांगते, इन स्पेशल केसेस वो आपसे मांग सकते हैं। तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके ANEF की वेबसाइट के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन des étrangers en France, उसके ऊपर जाके वेबसाइट के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट। याद रखिए कि ये जो ANEF की वेबसाइट है, अब बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं, दिमाग जिनको हम कहते हैं फ्रेंच में, वो इस वेबसाइट के ऊपर मुंतकिल किए जा रहे हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके कार्ड से मुतल्लिका, रिन्यूअल से मुतल्लिका, कार्ड अप्लाई करने से मुतल्लिका, ट्रैवल डॉक्यूमेंट से मुतल्लिका, बच्चों के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे मुतल्लिका जो भी प्रोसीजर है, वो सारे इसी एक वेबसाइट के ऊपर आपको मुहैया किया जा सके। तो इस वेबसाइट के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर मज़ीद तफसील के साथ इस पूरी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोग्राम कर दूंगा, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है, हस्बैंड वाइफ को कितने पैसे मिलते हैं अजाइलम? शायद वो पूछना चाह रहे हैं कि अजाइलम जब अप्लाई करते हैं तो आपको कितने पैसे देते हैं एक कपल को। तो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने आपको रिहाइश भी दी हुई है तो तकरीबन 450 यूरो तक आपको दे सकते हैं। अगर रिहाइश नहीं दी तो वो 600 यूरो तक भी हो सकता है। तो ये इनका अपने फार्मूला होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में और किस तरह से आपको वो ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, हर बंदे को तकरीबन 400 यूरो मिलते हैं। लेकिन अगर उसको रिहाइश दी जाए तो वो तकरीबन रिहाइश के अलावा एक इंडिविजुअल को 200 से 250 यूरो देते हैं, जो कि वो डेली जो अपने उसके जो डेली अखराजात होते हैं उनकी मद में 200 से 250 यूरो पर मंथ। और अगर दो अफराद हैं और अगर उनको रिहाइश दी हुई है तो तकरीबन 400-450 यूरो उसके अलावा वो उनको देते हैं। तो ये थोड़ा सा जवाब है उसके बारे में। एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है, सलाम सर, कैन यू गाइड अस अबाउट सिटीजनशिप ऑफ फ्रांस प्लीज़? थैंक्स फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन एंड योर एफर्ट्स। थैंक यू अली कामिल, जिन्होंने ये सवाल किया है कि आप मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जहाँ तक मुमकिन हो। जहाँ तक बात है कि सिटीज़नशिप ऑफ फ्रांस, तो मेरे भाई जो फ्रांस में सिटीज़नशिप है उसके ऊपर मैं प्रोग्राम तो एक तफसील से ज़्यादा कर देता हूँ। ये आपने एक अच्छा सब्जेक्ट दिया है जिसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ताहम मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रांस के अंदर 5 साल से रेगुलर सिचुएशन में हैं, अगर आप अकेले हैं तो ऑब्वियसली, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी फैमिली को भी फ्रांस में होना चाहिए। आप के रिसोर्सेज हैं स्टेबल 3 साल से, तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है B1 बेआ, वो चाहिए होता है, वो ज़रूरी है उसके लिए। इसका तरीकाकार ये होता है कि वही जो मैं वेबसाइट की बात कर रहा था ANEF, उसके ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और उसी वेबसाइट के ऊपर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं।
जहाँ तक बात यह है कि जो रिफ्यूजीज़ होते हैं उनके लिए टाइम बार नहीं होता, 5 साल वाली उनके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होती, वो एग्जेम्प्ट होते हैं अगर उन्होंने 3 साल मिनिमम काम किया। और काम जो होता है वो जिसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनल कैरियर, जो गोलवेद कैरियर होता है आपका, वो 3 साल के मिनिमम रिक्वायर होते हैं। 3 साल का मतलब ये है कि आपका क्रेडिट होना चाहिए, आपके क्रेडिट के ऊपर 3 साल का काम। ताहम अगर आप रिफ्यूजी हैं तो टाइम बार आपके ऊपर नहीं है। सपोज़ आप रिफ्यूजी प्रोसीजर के दौरान अगर आपने 3 साल काम किया है और 3 साल के बाद आपके रिफ्यूजी भी स्टेटस आपको मिल जाता है, तो आप फौरी तौर पर भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे अफराद जिन्होंने यहाँ से कोई सुपीरियर डिग्री, यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की है, जो इसमें मिनिमम जो लिसेंस होता है, जो बीएससी ऑनर्स के बराबर होता है, अगर वो किया हुआ है तो ऐसे अफराद को 2 साल की एग्जेम्पशन मिलती है, वो 3 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और वो उनकी एजुकेशन के बेस के ऊपर होगा, सुपीरियर डिग्री की बुनियाद के ऊपर। तो इस तरह से ये है कि इसमें मैरिज के थ्रू हो सकता है, पाक दिखे जिसके अंदर काम के ज़रिए या आपके एजुकेशन के ज़रिए, या ऐसे अफराद जो कम उम्र में यहाँ पे आए थे और एक ख़ास वक्त उन्होंने गुजारा है, या ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश फ्रांस में हुई थी और वो 7 से 8 साल फ्रांस में रहे हैं, तो वो भी एक ख़ास उम्र में जाकर नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं तफसील से एक प्रोग्राम कर दूँगा। एक दोस्त हैं एमडी रोज़, उन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोई यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर फ्रांस में मूव होना चाहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है फ्रांस मूव होने के बाद, और यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर को फ्रांस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उन्होंने कहा है कि एक वीडियो इसके ऊपर करें। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर वीडियो कर देते हैं। मैं नोट करता जाता हूँ जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो कर दूंगा। ताहम जो उन्होंने बात की है कि यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर के लिए, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर वो यूरोपियन यूनियन से जो भी लोग हैं वो यहाँ पे आके डायरेक्टली काम कर सकते हैं, डायरेक्ट काफ के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं, डायरेक्ट पोल एम्प्लॉय के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं। उनको यहाँ का कार्ड अप्लाई करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम कर सकते हैं फ़ौरन यहाँ पे आते ही, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और उनको वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक फ्रेंच सिटीज़न को मिलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको काफ के या दीगर जो इदारे हैं तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप काफ के साथ डायरेक्ट आके या पोल एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट आके अपना अकाउंट बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कार्ड भी लेना चाहते हैं तो आपको हक होता है कि आप वो 10 साल वाला कार्ड, जिसको काफ़ी रेजिडो कहते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस ये बताना पड़ता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए हैं आप यहाँ पे, या आप जॉब के लिए हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी इशू हो सकता है, आपकी कोई फैमिली एसोसिएशन है यहाँ पे, वाइफ या हस्बैंड है यहाँ पे, या जो भी सिलसिला है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे अफराद जिसके बारे में मैं तफसील से प्रोग्राम करूँगा, ऐसे अफराद जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है, वो इरेगुलर सिचुएशन में हैं, और अगर वो किसी यूरोपियन यूनियन सिटीज़न से शादी करते हैं तो वो फ्रांस में आसानी के साथ कार्ड ले सकते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीक़ाकार होता है, उसके लिए उनको साबित करना पड़ता है कि उनके उनके जो यूरोपियन स्पाउस है वो फ्रांस में क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मज़ीद उसके ऊपर तफसील से इसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम में कर देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोग्राम्स में कर दूँ, आप देखते रहिए कि मैं जल्दी प्रोग्राम करूँगा। उन्होंने एक सवाल किया है जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, क्या आप सल्वोनिया को डील करते हैं, आपसे कैसे रब्ता हो सकता है। अहमद हफीज़ हैं पाकिस्तान से। मेरे भाई, सल्वेनिया को मैं किसी भी मुल्क का नुमाइंदा मतलब उस लिहाज से नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। मज़ीद सल्वेनिया के बारे में मुझे काफ़ी सारी इंक्वायरी आई थी, मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन कर दूँगा ताकि आप आसानी के साथ उस प्रोसीजर को समझ सकें कि सल्वेनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आप मुझसे बात करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आप प्रोग्राम के आखिर में भी स्क्रीन के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस आता है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बेहतर है कि ईमेल से रब्ता कीजिए, वरना व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मज़ीद अगर आपने कोई ईमेल पे या किसी को अगर मैं जवाब नहीं दे सका या व्हाट्सएप पे, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जवाब दे दूँ। कफ़ायत है, उन्होंने सवाल किया है, आई एंड माई फैमिली हैव यूके फ्रांस वीज़ा, कैन आई हैव अ फ़्लाइट। आई बिलीव कि मैंने उनको शायद फ़ोन पर भी जवाब दिया था। बेहतर तो ये होता है कि जिस कंट्री का आपका वीज़ा हो वहाँ पे आएँ। ताहम आपका ये हो सकता है कि आप एक अगर यूरोपियन कंट्री में, अगर यहाँ का सपोज फ्रांस का वीज़ा है, तो एटलीस्ट आपकी एंट्री या एग्जिट में से कोई एक, अराइवल या डिपार्चर में से कोई एक जो है वो आपके उस कंट्री से होना चाहिए जहाँ का आपने वीज़ा अप्लाई किया है।
एक दोस्त है 5 स्टार, उन्होंने कहा जी सर मुझे अपना केस वापस लेना है, अभी इंटरव्यू नहीं आया। मेरे भाई उसमें वापस लेना कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे और आपका केस रिफ्यूज़ हो जाएगा और आप अपील नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो खारिज समझ किया जाएगा। ताहम आप ओफ्रा को लिख सकते हैं कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन लेटर है और मैं अपने केस को अनाउंस कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। एक सिंपल लेटर लिख के आप हाथ से भी उसको भेज सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन लेटर की कॉपी के साथ। शुक्रिया, दोस्तों ने दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया। सवाल किया है एक दोस्त ने, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मेरा आपसे सवाल है कि रिफ्यूजी वाले अफराद अपने वालिदैन को बुला सकते हैं? मेरे भाई मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि जो रिफ्यूजी वाले या कोई भी अफराद है, चाहे नेशनल भी है, यहाँ पे फैमिली जो फ्रांस में इमीडिएट फैमिली जो कंसिडर की जाती है वो वाइफ, हस्बैंड और वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको फैमिली में कंसीडर किया जाता है। बाकी को भी फैमिली में कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो रीग्रुपमा फैमिलियार या रीयूनिफिकेशन फैमिलियार की कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप अपने वालदैन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कई तैयार करना पड़ेगा, उनको एक इन्विटेशन लेटर भेजना पड़ेगा और उनके केस को एम्बेसी ये जज करेगी कि क्या इनके रिसोर्सेज पाकिस्तान में स्टेबल हैं और क्या ये वीज़ा मिलने के बाद, फ्रांस आने के बाद क्या ये वापस आएंगे। तो ये वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसको वो फॉलो करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। थैंक यू। म्यूज़िक चलाने से बात सुनने में दुश्वारी हो रही है, कोशिश करते हैं म्यूज़िक ज़रा कम रखें। बात का शोर को कंट्रोल करने के लिए आसपास के हम म्यूज़िक चलाना पड़ता है। एक दोस्त ने उन्होंने सवाल किया है, अज़ाइलम का कितने टाइम बाद पाकिस्तान आ सकते हैं और क्या अज़ाइलम पे काम कर सकते हैं? जी मेरे भाई, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अगर आपने अज़ाइलम अप्लाई की हुई है तो उस दौरान में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम की इजाज़त तलब करने के लिए प्रीफेक्चर से रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अज़ाइलम का केस पास हो जाता है तो आप काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ तक बात है कि अज़ाइलम के कितना अर्सा बाद पास होने के कितना अर्सा बाद पाकिस्तान आ सकते हैं, तो जब तक तो आपका स्टेटस जो है वो अज़ाइलम वाला है, रिफ्यूजी वाला है, आप पाकिस्तान या जिस कंट्री के आप हैं वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप 5 साल के बाद अपने पेपर्स को चेंज कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं, शौशमोद स्टैचू उसको बोलते हैं। आप अज़ाइलम से नॉर्मल प्रोसीजर ले सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 5 साल के बाद करें। पहले भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक दो दफ़ा हुआ है बहुत, वरना 2 साल बाद भी लोगों ने चेंज करवा लिया, 3 साल बाद भी लोगों ने चेंज करवा लिया। काम कर रहे होते हैं, फैमिली इधर आ जाती है, वो स्टेटस चेंज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि जी सर मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों और वाइफ के साथ मुझे कौन से शेंगन कंट्री में अज़ाइलम अप्लाई करना चाहिए जहाँ अज़ाइलम एक्सेप्ट होने के चांस ज़्यादा हैं? जहाँ तक अज़ाइलम एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं तो उसमें मैंने देखा है अब तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तानियों के हवाले से, फ्रांस बहुत बेहतर मुल्क है, उसके साथ इटली, उसके अलावा ये दो जो ममालिक हैं अज़ाइलम आपको आसानी से दे देते हैं अगर आप अच्छे तरीके से अपनी सूरत हाल इनको बता देते हैं। ये थोड़ी सी बातें थी जो चंद सवाल थे, और भी सवाल हैं फिर मज़ीद तफसील से उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने आपको बात कही थी कि इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से 25 तारीख को, जैसे मैंने आपका बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो फ़ैसला लेने जा रही है इसके ऊपर, और फाइनली तरमीम के बाद अगर वो करते हैं या नहीं करते हैं तो 25 तारीख को, 25 जनवरी को ये कानून कौंसिल से पास होकर सदर के दस्तखत के लिए चला जाएगा। उसी सिलसिले में आज के रोज़, इतवार के रोज़, अभी से थोड़ी देर बाद 2 बजे के करीब एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जा रहा है पेरिस के अंदर, जो ट्रोकादेरो से शुरू होगी और अल-वलीद हॉस्पिटल जो वहाँ तक जाएगी। उसके अंदर जो लेफ़्ट विंग से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके कुछ 350 के करीब नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा जो इकोलॉजिस्ट हैं वो शामिल हो रहे हैं उसके अंदर, और तब मकतबा फ़िक्र से और वॉक ऑफ लाइफ से जो है वो लोग उसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। अगर आप पेरिस के अंदर हैं आप भी जाइए, उसके अंदर मैं भी जाऊँगा। उसका मकसद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को ये बावर करवाना और उनको थोड़ा इस बारे में बताना। उसका मकसद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को थोड़ा सा इस बारे में अपनी आवाज़ पहुंचाना कि वो कोई ऐसा फ़ैसला मत करें जो आवाम की उमंगों के और लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। ये एक बड़ी रैली होगी, इसका ऑब्वियसली इम्पेक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल के फ़ैसले के ऊपर कि वो इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर क्या फ़ैसला लेती है।
25 को जैसे ये कानून सामने आता है फाइनल शक्ल में, तो उसके ऊपर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, कोशिश करूँ आइंदा मुख्तसर करूँ प्रोग्राम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।